घर में मैं और मेरा ससुर ही हुआ करते थे और एक नौकरानी होती थी जो कि मेरे साथ सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही लगी होती थी। मैं हैरान थी कि ये कैसे हो गया। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह पर सुला दिया और कमरे में छुप गई। अभी कुछ ही देर हुई थी, मेरा ससुर मुझे समझकर नौकरानी के साथ आज भी मेरे पेट पर वही स्याह निशान था। मुसलसल 20 दिन से रोज़ मेरे पेट पर स्याह निशान नज़र आ रहा था। काली स्याही का निशान। मैं बहुत परेशान सी हो गई थी। कौन था जो रात में ये स्याह निशान मेरे पेट पर लगाता था? मैं जब नहाती तो वो निशान हल्का सा हो जाता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो सोचा कि शायद कहीं से लग गया होगा, लेकिन वही निशान रोज़ मेरे पेट पर मुझे नज़र आ रहा था। अब तो मुझे कुछ तशवीश सी होने लगी थी, लेकिन मैं शक भी करती तो किस पर। मेरे घर में मेरे अलावा बस 2 ही नफूस थे, एक मेरे ससुर, दूसरी एक मुलाजमा लड़की जो कि तकरीबन मेरी ही हम उम्र थी। बात कुछ यूँ है कि मेरी शादी के चंद दिन बाद ही मेरे शौहर को वापस बैरून मुल्क जाना पड़ा, क्योंकि वो वहीं जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर ही थे। सास का पहले ही इंतकाल हो चुका था और मेरे शौहर एजाज अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे, लेकिन जॉब बैरून मुल्क करते थे और मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीज़ा लगवा कर तुम्हें भी मैं बाहर ही बुलवा लूँगा। मैं अपने शौहर के जाने पर बहुत उदास थी। घर में एक ही नौकरानी थी जो दिन रात वहीं रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे ससुर ही अकेले होते थे। लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं, इसलिए मेरी शादी से चंद दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी गई थी, जो कि हर काम करती थी और रात को मेरे साथ सो जाती थी। वो भी नौजवान लड़की थी। पहले पहल तो मेरे ससुर का ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लाउंज में टीवी देखकर, लेकिन लाउंज में भी वो तभी आते थे जब उन्हें नाश्ता या खाने की तलब होती। मेरे ससुर बहुत मोहतात और वहमी किस्म के इंसान थे। खाना खाने से पहले हाथ धोते तो 15 मिनट तक हाथ ही धोते रहते थे, फिर बार बार अनधुले हाथों को सूंघते और कहते पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। फिर खाना खाते हुए टीवी देखते रहते। मुझसे वो ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, बस काम होता तो बुला लेते थे, वरना आवाज़ ना देते। मैं पूरा दिन उस मुलाजमा से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। एजाज से भी मेरी हर 2 दिन के बाद बात होती थी। मैं हर बार उनसे अपने वीज़े का ज़रूर पूछती, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं मुलाजमा से अपने ससुर के कमरे में सफाई करने का कहती, वो कुतराने लगती। कहती थी, बाजी आप भी मेरे साथ चलें, मुझे बड़े मियाँ से बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बेड की चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कई बार झाड़ू दिलवाते रहते हैं। कहते हैं कि तुम ठीक से सफाई नहीं करती। मैं मुलाजमा की बात पर हंसने लगती और कहती कि वो कुछ वहमी है। तो कहने लगी, नहीं नहीं बीबी, मुझे तो ठरकी लगते हैं, नजरें अच्छी नहीं है उनकी। बड़े मियाँ की आपको पता है, कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार के काम कर लेना। मुझे उस मुलाजमा की ये बात कुछ अजीब सी लगी। उसे तो मैंने कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा एहसास कर लिया होगा। वो कहने लगी, जाने भी दो बाजी, हमने सारी ज़िंदगी तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नज़रों को अच्छी तरह से जानते हैं। ये कहकर वो किचन में चली गई। मैंने उस बात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था कुछ अजीब व गरीब सा था। आखिर कौन जो ये स्याह धब्बे मेरे पेट पर लगाते था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। रात को मैं देर तक जागती रही। मेरी मुलाजमा लड़की मेरे ही कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाए सोती थी। रात 2 बजे तक तो मैं जागती रही, लेकिन फिर मुझ पर नींद का गलबा तारी हो गया। पूरा दिन घर के कामों में लग के मैं पूरी रात जागने से तो अब रही। एक बार जब मैं अपने ससुर के कमरे में उन्हें चाय देने के गई तो मेरे होश ही उड़ गए। वो काली स्याही को उंगली में लगाए एक खाली सफ़े पर कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच रहे थे। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जब उनकी मुझ पर नज़र पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई, फिर मुझे देखकर गुस्से से बोले, तुम बिना इजाज़त क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने ये तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त मिलने पर अंदर आते हैं? पहली बार उन्होंने मुझे इस लहजे में कहा, मेरे तो रंग ही फक हो गए। मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कनों का ये आलम था कि जैसे सीना शुगाफ करके बाहर आ जाएगा। मुझे अपने पेट पर लगा स्याह निशान जहन में घूमा, तो क्या वो निशान मेरे ससुर? ये ख्याल आते ही मेरे अंदर से तो रूह फना होने लगी। इतनी गैर मुनासिब सी बात थी, मुझे सोचते ही झुरझुरी सी होने लगी। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात से इनकार करती रही। वो मेरे बाप की जगह है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ?
लेकिन एक अटल हकीकत थी कि मेरे पेट पर स्याह निशान होता था और मेरे ससुर भी स्याह रंग की स्याही में उंगली डुबोए सफ़ेद कागज़ पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक बार मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर मुलाजमा के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो अपने ध्यान बर्तन धो रही थी। वो अपने ध्यान बर्तन धो रही थी। वो उसके इतने करीब थे कि शायद ही चंद इंच का फासला हो। मुझे बात बहुत अजीब सी लगी। इसका मतलब कि मुलाजमा उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर से कहा कि अब्बा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज़ पर बुरी तरह से हड़बड़ाए। मुझे किचन में देखकर कुछ बदहवास से होने लगे। मेरी आवाज़ पर वो मुलाजमा बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर की आमद से बेखबर थी। बड़ी नाफहम नज़रों से हम दोनों को देख रही थी। मैंने मुलाजमा को फिल वक्त नज़रअंदाज किया और ससुर से किचन में आने की वजह पूछने लगी। वो कहने लगे कि मैं इस मुलाजमा की छुट्टी करवा दूंगा। ये झाड़ू देकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। मुलाजमा परेशान सी हो गई। कहने लगी, बड़े मियाँ क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, इसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया था। मेरे ससुर तो उस मुलाजमा लड़की से बहस पर उतर आए। कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पैसे हराम किए हैं क्या? तुम्हें तनख्वाह भी दूं और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती हो? ये तो मैंने आज देख लिया, वरना न जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैंने अपने ससुर से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद मुलाजमा से बात कर लूँगी, लेकिन वो भी मुझ पर गुस्सा करने लगे। कहने लगे, तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूँ। मेरा बेटा परदेश में न जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर के पैसे भेजता है, और ये लड़की मुझे गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन दोगी। इस लड़की के हाथ में मैंने बर्तन देखे तो इसे धक्के देकर निकाल दूंगा। गुस्से से ये कहते हुए वो किचन से निकल गए। मुलाजमा तो रोने लगी। कहने लगी, मुझे यहाँ काम नहीं करना, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी जो ये बड़े मियाँ मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। वो भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने साथ लगाकर चुप करवाया। मैं ससुर के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। कम से कम मुझे ये हौसला था कि एक और खातून मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे पेट पर काली स्याही का निशान आता कहाँ से है, और एक मुलाजमा के कमरे में होते हुए कैसे मेरे ससुर मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने मुलाजमा से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ ना लगाना, मैं खुद धो दूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से मुलाजमा को राजी करके किचन से बाहर निकली कि लाउंज में मेरे ससुर मेरे शौहर पर फ़ोन में बहस कर रहे थे कि वो मुलाजमा को घर से निकाल दें। लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि मियाँ से साफ कह दूंगी कि मुलाजमा को मैं कभी छुट्टी नहीं दूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक में नहीं थी। मैं एजाज से भी कह दिया कि मुलाजमा अगर घर से गई तो मैं भी मैके चली जाऊंगी। अब्बा को बर्तनों से मसला है तो मैं खुद धो दूंगी। मेरे मियाँ ने अपने वालिद को ना जाने कैसे समझाया कि अब वो बहस नहीं करते थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना ससुर के सामने खुद रख देती थी। अभी मैं कुछ देर आराम की गर्ज से अपने कमरे में जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे ये मुलाजमा मेरे कमरे में नजर ना आए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। ये सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी ससुर गुस्से में हैं, 2-4 दिन काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब ससुर के कमरे में दस्तक देकर अंदर गई ताकि उनके कमरे में सफाई कर दूं तो फिर से काली स्याही में उंगली डुबोए एक और सफ़ेद कागज़ पर आड़ी से लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, अब्बा मैं सफाई कर दूं? तो कहने लगे, हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो मुसलसल मुझे ही देख रहे थे। एक लम्हा भी उन्होंने मुझसे नजरें नहीं हटाई थी, और अगर यूं टिकटकी बांधे देखते तो आप कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकते थे। मेरे हाथ भी कुछ घबराहट के मारे कपकपाने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपना चेहरे पर आने वाला पसीना पूंछ रही थी, साथ साथ कालीन पर झाड़ू दे रही थी। मेरे ससुर कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वो मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़े होना पड़ा। मुझसे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो, मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनका लहजा इस कदर धीमा था कि मुझे सुनकर हैरत हो रही थी, वरना वो हमेशा गुस्से और सख्त लहजे से बात करते थे। मुझे मुलाजमा की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहन कर काम करने की आदत है। अभी मैं ये कह रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं भटक कर पीछे हटी। वो भी कुछ घबरा से गए। फौरन से वो अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए।
मेरे दिल की ये हालत थी कि धड़कना ही भूल गया था। मुझे तो अब अपने ससुर के कैरेक्टर पर शक होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मैं परेशान ही रही। रात को जब मैं मुलाजमा के साथ अपने कमरे में आई तो वो ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा, राहीला ज़रा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे मुलाजमा से बात करनी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर के बारे में कहती हो मुझे भी वो सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि रोज़ मेरे पेट पर एक काली स्याही का निशान होता है। वो सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, बाजी मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि वो आप पर कुछ अमल भी करता है। हमारे गांव में भी एक ससुर ने अमल करके बहू से शादी कर ली थी। उसका मियाँ भी बाहर रहता था और ससुर ऐसा अमल करता कि बहू को होश न रहती और वो उसके साथ गलत कारी करता। मुलाजमा की बात ने तो मेरे रह सहे औसान भी खता कर दिए। पहले तो आपका ससुर हर वक्त मुझे देखता रहता था और अब मेरी जब भी उन पर नजर पड़ती है तो वो आपको ही देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में इसलिए तो बिला वजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। मेरा जी तो ये सब सुनकर घबराने लगा। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पेट पर स्याह निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था रात ज़रूर मेरे ससुर मेरे कमरे में आते हैं, शायद कोई अमल भी करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया मेरे ससुर मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। चंद दिन के बाद ही मेरे ससुर तो मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों लॉक करती हो? एजाज तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल एतबार नहीं, इसलिए मैं खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं ये कोई कीमती चीज़ चुरा कर भाग ना जाए। ससुर की किसी बात का मुझे एतबार नहीं था। मैंने रात को एजाज से कह दिया कि मेरे वीज़े का जल्द अज जल्द बंदोबस्त करे, मुझे उनके पास जाना है। जो बात मुझे एजाज ने बताई वो सुनकर तो मुझे रोना सा आने लगा। कहने लगे कि अब्बा ने मुझे तुम्हारा वीज़ा लगाने से सख्ती से मना कर दिया है। कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, एजाज मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाए या मुझे अपने पास बुला लें। कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, तुम बस 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी आमादा न थी, लेकिन एजाज अपनी मजबूरियां बताने लगे कि 1 साल के बाद उन्हें अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। अगर छोड़कर आ गए तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। मुझे अपने ससुर से चिढ़ आने लगी थी। न जाने वो क्या चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। कमरा बंद करती तो वो चीखने लगते। अपने सारे काम मुलाजमा के बजाय वो मेरे जिम्मे लगा चुके थे। जिस तकलीफ से मैं 2-4 थी वो मैं ही जानती थी। अब तो वो हर बात पर मुझे टोकने लगे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो एक हंगामा सा मचा देते कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं और परवाह नहीं। मुझे खाना देख के समझती हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं एजाज से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैं उनकी रोज़ रोज़ की बहस से आजिज़ आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताइए मुझसे क्या काम है। मैं आपका कमरा खुद साफ़ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, खाना चाय सब कुछ वक्त पर देती हूँ। इसके अलावा मेरी और क्या जिम्मेदारी है? वो कहने लगे कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें नहीं करती, मुझे अहमियत नहीं देती। ये काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि मैं बैठकर उनके साथ बातें करती। भला मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी? उन्हें खुद ही ये सोचना चाहिए था। ना ही उनका कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर जाते या कोई दोस्त घर पर आए। मोहल्ले में भी उनके करख्त मिजाज के चर्चे आम थे। लोग उनसे बात करने से पहले घबराते थे। इस बार मैंने उनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी एजाज से शिकायत लगानी है, शौक से लगा दें, लेकिन मैं आपके साथ बैठ के बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से बिफर गए, लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोले। अपने कमरे में वापस चले गए। मुलाजमा भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, बाजी आपने बिल्कुल ठीक किया है। भला आप कोई बड़े मियाँ की बीवी थोड़ी है जो घंटों उनसे बातें करती रहें। मुझे मुलाजमा की बात दुरुस्त ही लगी। मेरा भला क्या ताल्लुक था कि मैं उनसे बातें करती। मैंने सोचा अच्छा ही है, वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ मैं तो मज़ीद खौफज़दा हो गई। सुबह मेरे पेट पर स्याह रंग के निशान लगे थे। मुलाजमा अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे जगाया तो कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आई जा रही है। रात भर भी मुझे होश नहीं रही कि कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था। बड़े मियाँ ने मुझे एक सर दर्द की गोली दी थी। कहने लगे, ये खा लो ठीक हो जाओगी। लेकिन ना जाने वो खाते ही मुझे होश ही नहीं रहा और मैं ही सोचने लगी कि भला इसने तो गोली खा ली थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था। मुझे क्यों याद नहीं आता? आखिर क्यों मेरे पेट पर ये निशानात होते हैं? अब मैं सोच चुकी थी कि चुप नहीं रहूँगी। मैंने रात को मुलाजमा को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया।
और खुद छुप गई। मुलाजमा को मैं पहले ही एतमाद में ले चुकी थी। वो मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी जब रात के 2 बजे मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही वो बेड के करीब हुए मैंने लाइट्स जला दी। यकदम मेरे ससुर उससे पीछे हट गए, मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। मैं रस्सियों से बंधी हुई थी, मेरे हाथ पीछे को बंधे हुए थे, मुंह रुमाल से बंधा था, मेरी आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे ससुर बैठे थे, उन्हें भी रस्सियों से बांधा हुआ था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारे जेवरात निकाल रहे थे। वो मुलाजमा उनके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वो कहने लगी कि वो कब का हर चीज़ से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा एतमाद जीतना चाहती थी। जानबूझकर वो मेरे ससुर के हवाले से शक में डालती थी। मेरे पेट पर स्याह निशान भी वही लगाती थी और मेरे ससुर को अलग मेरे खिलाफ वर्कलाती थी कि आपकी बहू अच्छी नहीं, आपको अहमियत देने को तैयार नहीं, इसलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरे ससुर कुछ वहमी हैं, इसलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। चाहती थी कि हम ससुर और बहू एक दूसरे से उलझते रहें और वो अपना काम कर जाए। जब मैं उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने जानने वाले 2 मर्दों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। वो मुझे और मेरे ससुर को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी। रात को उसने मेरे ससुर से कहा कि आपकी बहू मुझे आपकी जगह पर सुलाकर रात को किसी से मिलने जाती है, अगर यकीन ना आए तो रात को कमरे में आकर देख लेना। इसलिए मेरे ससुर रात को जब मेरे कमरे में जब आते तो बेड से करीब होकर यही देखने लगे कि सो कौन रहा है। तभी मैंने लाइट्स जला दी। मुझे कमरे में देखकर वो वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेज धार चाकू थे। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही मुलाजमा उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों बहू ससुर को रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगी। इत्तेफाक ऐसा था कि उसी रात एजाज वापस आ गए। हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे घर का मेन गेट खुला था तो वो घबरा से गए। जब दाखिल हुए तो मर्दों की आवाज़ें सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आए हैं। उन्होंने ससुर के कमरे में जाकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई और हम बाल बाल बच गए। मेरे ससुर ने एजाज को वापस बैरून मुल्क जाने से सख्ती से मना कर दिया कि हम कम पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी मुलाजमा को दिन रात घर नहीं रखेंगे। वो घर के बैदी होते हैं और फिर जो मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। मेरी शादी को अब 5 साल गुजर गए हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ। मुलाजमा के लिए अगर कभी मेरा शोहर मुझे कह भी दे तो मैं साफ इनकार कर देती हूँ।